देख कर जी रहे हैं सभी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वाकई प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार तभी सफल हो पाता है जब मन की आंखों से प्यार में सच्चाई देखते हैं और प्यार को निभाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार के सौरभजीत और महाराष्ट्र की करिश्मा की है। दोनों मुंबई में कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं और मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और फिर यह प्यार में बदल जाता है। पूरी कहानी क्या रही, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, सौरभजीत और करिश्मा। हम जान लेते हैं। सौरभजीत जी, कैसे मुलाकात हुई आप बिहार से और ये महाराष्ट्र से? सबसे पहले आपके ईटीवी चैनल के थ्रू मैं आपके पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम जब मुंबई गया था 2010 में, तो महालक्ष्मी मुंबई में ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा था, उसमें वोकेशनल ट्रेड का कोर्स चल रहा था। और उसी समय इत्तेफाक हमारी वाइफ करिश्मा आई हुई थी, उस समय आई थी, इनका टीनेजर का कुछ कोर्स चल रहा था, बट इत्तेफाक उस समय हम दोनों का मुलाकात नहीं हुआ था। ये रह रही थी वर्ली सीपीएस में और मैं रह रहा था महालक्ष्मी में, जबकि दोनों एक ही मतलब एनजीओ का सेंटर था। सेकेंड बार जब 2011 में हमारा फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर का कोर्स चलने लगा, तो उस समय भी ये आई, उस समय इनका एमएससीआईटी कोर्स कंप्यूटर कोर्स करने आई थी। तो दोनों का हॉस्टल कंपाउंड एक ही था और क्लास कंपाउंड भी दोनों का एक ही था। तो मतलब एक ही जगह रहना सहना भी था, क्लास आना जाना था, तब पर डे एक ही बस में आना जाना था। तो मतलब इसी तरह से बातचीत दोनों में हुआ और बातचीत होते होते फिर दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती से मतलब समझ सकते हैं प्यार में बदला। आज हम लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं। ये कितने दिनों तक चला करिश्मा जी, आप बताएं? 1 साल चला। 1 साल जी। तो घर वालों को कैसे राजी किया आपने, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र से हैं और ये बिहार से, क्या हुआ था, घर वालों को कैसे बताया आप? घर वालों को बताया कि एक लड़का है, हम उससे दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे। तो मम्मी बोली नहीं, वो बिहारी है और तुम महाराष्ट्र, वो नहीं हो सकता है, गांव लोग क्या बोलेंगे, सब लोग, पापा भी राजी नहीं होंगे, पापा तुमको मारेंगे पीटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, गाँव लोग भी अच्छा नहीं बोलता है, वो बोले। तो मम्मी नहीं राजी हुई। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, तुम शादी करोगे तो हम ही से करोगे जो। जी। मम्मी राजी नहीं हुई थी और उनको बता दिए तो मेरे मोबाइल छीन लिया, किसी से बात नहीं करने दी, मारपीट करने लगी। तो हम दोस्त से मोबाइल से इनसे कॉल किए, बोले मम्मी राजी नहीं हो रही है, क्या करें आप? बोले नहीं, जो तुम हमें से शादी करना, हम आ रहे हैं। और मैंने फिर दूसरा से कॉल करवाया और हम तक मैसेज पहुंचाया और हम खेत में जाने वाले थे और मम्मी बुलाई थी खेत में, तो हम नहीं गए, बोले कि हम पीछे से आ रहे, आप जाओ पहले। तो फिर वही बात हुई और मम्मी खेत में चल गए तो हम इधर चला आए। मेरे पास भी पैसा भी नहीं था, 20 रुपया बचा हुआ था, मम्मी रखी हुई थी छुपा के, हम वो लेके चला आए। इतना बहुत मुसीबत से हम इनके पास अब पहुँचे हैं और आज बहुत खुश है इनके साथ। जी। हाँ सौरभजीत जी, क्या हुआ था उस दिन, और इससे पहले जब आपने बात किया इनकी माँ से तो क्या कहा गया आपको? इनकी मदर ऑलरेडी मतलब इसे टॉर्चर करती ही थी। मुझे कॉल करके मतलब 2-3 बार उन्होंने मुझे धमकी दिया कि नहीं, तुम बिहारी हो और हम लोग बिहारी को पसंद नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि तुम हमारी बेटी को सही से रख नहीं पाओगे, जो तुम अगर हमारे तरफ आओगे तो मतलब ओपन चैलेंज कर दिए, मतलब खुले धमकी दिए कि तुम अगर मेरे तरफ आओगे तो तुम्हारी बॉडी भी बिहार नहीं जा पाएगी। और मुझे उस समय गुस्सा आया। दरअसल उस समय
एक मैडम थी जिमी मैम, वो बोली कि बेटा वो सही बोल रही है, वो उधर घाटी लोग होते हैं, तुम कभी जाना भी नहीं, भूल कर भी मत जाना। तो मतलब काफ़ी मतलब हम मायूस रहने लगे कुछ दिन तक। मैडम बोली कि बेटा मायूस होने से कुछ काम नहीं चलेगा, अगर सचमुच तू प्यार करता है तो कोशिश कर किसी तरह से, हम प्रेयर करेंगे तुम्हारे लिए गॉड से। हम एक दिन बोले कि मैम हम जा रहे सातारा। वो बोले कि बेटा देखो तुम जाने के लिए जिद करोगे तो हम मना नहीं करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। हम बोले कि अब जो होगा देखा जाएगा। हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब रात में ट्रेन पकड़े, सुबह में 4 बजे भोर में उतरे और 4 बजे भोर से एसटी कैंटीन में हम बैठे रहे। सुबह हुआ, मैं अपने फ्रेंड को कॉल किया, मोहिनी को, क्योंकि मुझे पता था कि इसके पास फ़ोन है नहीं और कोई लड़का का फ़ोन जाएगा तो ऑब्वियसली कि इससे बात होगा नहीं। तो मैं अपनी फ्रेंड को, मोहिनी को बोला, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, उनको मैं बोला कि तुम कॉल करो करिश्मा को और बोलो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, किसी तरह से वो आ जाए मेरे पास। तो वही काम हुआ, वो फ़ोन की और इसकी फ्रेंड की, उसको कॉल की, बोली कि वो भी मतलब इसकी फुआ बन के बात की, बोली कि मैं कराड़ से बोल रही हूँ, जो उसकी फुआ हूँ, जो बात कराओ। और इत्तेफाक देखिए कि उस समय इसकी मम्मी ये लोग घर पे नहीं थी, डायरेक्ट फ़ोन इसी के हाथ में गया। तो बोली कि करिश्मा जो सौरभ वहाँ आ चुका है, एसटी कैंटीन पे बहुत देर से वेट कर रहा है, जो चले जाओ, अगर आज नहीं जा पाओगे तो फिर वो कभी नहीं आएगा। तो उसी समय मतलब इनके साथ क्या हुआ, इसकी मम्मी लेके जा रही थी, ये नहीं गई और उस समय मतलब मेरे पास चली आई पैसा लेके, मात्र 20 रुपया था। अगर शायद उस दिन अगर नहीं मिलता तो इसके साथ क्या होता हो तो भगवान जानता है, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर दूरी तय करके और वो भी 20 रुपया लेकर आई थी। अगर यहाँ तक तो आ गई थी, अगर हम नहीं मिलते तो फिर क्या हो जाता। मतलब अपने लाइफ का रिस्क लेकर ये मेरे पास आई और मतलब मैं काफ़ी इससे मानता भी हूँ, मुझे इस पे इतना ट्रस्ट रहता है कि जब मेरे लिए इतना रिस्क उठा सकती है तो फिर आगे इसके साथ लाइफ मेरा कैसा जाएगा। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है जी। तो उस दिन कैसे 30 किलोमीटर पैदल या जिस रास्ते से 20 रुपया हाथ में और आ गए, कितने घंटे इंतजार करना पड़ा आपको क्या? मैं तो सुबह 4 बजे से ही वेट कर रहा था, ये शाम को मेरे पास 3 बजे के आसपास में पहुंची, जबकि मतलब सातारा से 30-40 किलोमीटर दूर है और उधर का रूट ऐसा है कि जल्दी गाड़ी भी नहीं मिलती है। स्कूल टाइम का जो बस जाती होती है एसटी वाले, उसे आती जाती है। तो मतलब वहाँ से निकल के पैदल पैदल औंध एक ये लोगों का मार्केट पड़ता है, औंध तक आई, वहाँ से बस ली, बस से फिर सातारा आई। तो मतलब काफ़ी मुश्किल भरा था इसके अकेले निकल गए? जी। फिर उसके बाद सतारा पे आप लोग मिले, उसके बाद आगे क्या? सातारा आई तो मतलब हम डायरेक्ट ये मेरे पास आई, तो मतलब उस समय काफ़ी मैं खुश हुआ और उसके बाद मैं सोचने लगा मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे एक डर था, क्योंकि मैं बिहारी था और ये महाराष्ट्र है। अगर थोड़ी सी भी किसी को अगर भनक लग जाता तो रियल में जो इसकी मम्मी बोली थी कि बॉडी तुम्हारी बिहार नहीं जाएगी, सही में वो मेरे साथ हो सकता था। बट मैं अपना माइंड को थोड़ा सा वो किया, अपने इष्ट को याद किया और इसको बाय रोड मतलब वहाँ से गाड़ी बुक करके 4 व्हीलर लेके पुणे आ गया। और पुणे से भी मैं ट्रेन लेके नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पुणे में इसका भाई ये लोग रहते थे, मामा ये लोग। तो मुझे पक्का वो था कि हो सकता है अगर फ़ोन कर देंगे तो मैं ट्रेन में पकड़ा जाऊँगा, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। फिर मैं वहाँ से बस में लिया, बस में बैठा हम दोनों। बस में आते टाइम मतलब इतना डरा हुआ था, मतलब वो कुछ लोग थे पीछे से बार बार परेशान कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और कुछ बदमाश लोग भी थे, तो वो काफ़ी परेशान कर रहे थे। मैं इसको बोला तुम डरो मत, मैं हूँ, अगर मैं तुम्हें भगा के लेके जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने दम पे लेके जा रहा हूँ। मतलब उस समय सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ना वो निर्भया वाला कांड मुझे याद आ रहा था, क्योंकि मैं दोनों अकेले था और बार बार इसको इशारा करना, बार बार टॉर्चर करना, पीछे आओ पीछे आओ, बार बार वो कर रहा था। मैं अकेला खड़ा होकर गाली गलौज किया वहाँ पे और ड्राइवर को बोला कि तुम इन लोगों को समझाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो ड्राइवर अकेले क्या करेगा, वो बोला कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो, आगे ले जाके हम लोगों को बैठाया। फिर मैं मुंबई दादर उतरा, दादर से फिर बाय रोड कल्याण गया और फिर वहाँ से सुबह होकर डायरेक्ट कोर्ट गया। कोर्ट में जी। क्या हुआ? कोर्ट में हम दोनों का शादी हुआ, क्योंकि
सबसे पहले मैं इसका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट था वो मैं मंगवा लिया था, तो मुझे पक्का ये तो वो हो गया था कि ये मतलब 18 साल की हो चुकी है, तो कानूनन हम पे कोई ऐसा नहीं होगा। मैं इनको बोला कि तुम कुछ तो लेकर आई नहीं हो, तुम जो रियलिटी है वो एक स्टेटमेंट वकील को लिखवाओगे कि हाँ हम अपने घर से आए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, जो सच्चाई है वो बोलोगे। ये बोली, सारा कुछ वो स्टेटमेंट लिख के और मतलब वहाँ से डायरेक्ट इसकी पुलिस स्टेशन को कोरियर कर दी। आप करिश्मा जी जब आ गई तो घर वालों से आपने कब बात किया, कितने दिनों के बाद? बात तो किया था 2 दिन के बाद ही किए थे कि हम खुश है, हम शादी कर लिए, बोल दिए थे। और फिर एगो मेरे जीजा जी है, बहुत गाली देने लगे, तुम कहाँ पे रहते हो बताओ, वो कहाँ है, सब पूछ रहा था। हम झूठ झूठ बोल दिए कि पूना में है, गोवा में है, बोल दिए थे। अच्छा, जी। फिर उसके बाद कैसे रहना हुआ? रहना तो बहुत अच्छा हो गया था। जी। तो आप जब शादी तो कर लिए, प्यार को एक मुकाम दे दिए, आपने शादी कर लिया, शादी के बाद क्या आजीविका के लिए क्या किया, कहाँ रहना शुरू किया उसके बाद? सबसे पहले देखिए, मैं मुंबई में रह रहा था, एक प्रेशर बॉडी मसाज का स्पा था, ठीक है। उसमें मैं काम पकड़ा, उसमें काम किया 1-2 साल तक वहाँ पे, मगर वहाँ पे भी मुझे मतलब एक पार्शलिटी किया जाता था मेरे साथ कि वो मतलब टॉर्चर जो होता है ना, मेंटली टॉर्चर, उस तरह का किया जाता था। महाराष्ट्रियन और बिहारी का वो अंतर भेदभाव वहाँ रखा जाता था, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। मैं छोड़ के मैं सोचा चलो मैं अपना बिहार में कुछ करूँगा, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर ऑलरेडी सीखा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसमें हमारा कोई स्कोप बिहार में मिलेगा। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे उतना कोई ख़ास मतलब मिला नहीं। बैक टू बैक एक आध दो क्लाइंट ऐसे मिलता था, तो उसी से मतलब थोड़ा बहुत करके कुछ दिन के बाद मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया हाउसकीपिंग प्रोडक्ट का। फिनाइल वगैरह बनाता था, हार्पिक बनाता था। इसका ट्रेनिंग हमारा मुंबई से हो रखा था। तो वहीं पे मुंबई में ही काम शुरू किया? नहीं, मैं बिहार में शुरू किया। बिहार आ गए? शादी के कितने दिनों बाद बिहार आ गए? शादी के मतलब 2 साल बाद मैं बिहार आया। बिहार आ गए। जी। वर्तमान समय में अब आप क्या करते हैं? अभी तो सर मतलब क्या बताऊँ, गाड़ी किसी तरह मतलब खींच के चल रही है, जबकि मैं आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इंटर किया हूँ, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग का भी हमारे पास डिग्री है, एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी का डिग्री है। मुझे नहीं लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को कभी ब्लाइंड फील नहीं किया, मगर फिर भी हमारे बिहार में सर ये क्या कहें, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी कभी अफसोस आता है। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बिहार हमारी जन्मभूमि है, मगर जन्मभूमि तो है सर, बट कर्म भूमि हमारे लिए नहीं लगता है, हम जैसे लोगों के लिए, खास करके दिव्यांगों के लिए, कि बिहार में हमारे लिए कुछ है। अदर स्टेट में अगर जाएंगे आप, तो अदर स्टेट में काफ़ी मतलब दिव्यांगों को सपोर्ट किया जाता है, मतलब जो ऐसे पर्सनली सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। बट हमारे बिहार में सर ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा, मैं T24 डिसेबल फाउंडेशन में मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मगर हमारे पास कोई सुविधा नहीं होने के कारण वो हमारी फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी। इसके अलावा क्या करते हैं? गीत गाते हैं, सुने कि आप? जी, मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, वैलेंटाइन का मौका चल रहा है, तो मैडम के लिए कुछ आप गीत एक दो? रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, हाँ, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बहुत खूब। अब बाल बच्चे कितने हैं आपके? हमारे सर 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक सही है और एक, दोनों सही था, बट एक का भी मतलब आँख में चोट लगने के कारण उसकी आँख में प्रॉब्लम आ गई है। और मतलब सर क्या कहूँ मैं, ये दुर्भाग्य है मेरे लिए कि
हमारे सामने मेरे बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं, धीरे धीरे उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो रही है और मैं चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इससे मतलब दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। आखिर क्यों? मैं आपको बताया कि मैं सिंगिंग वगैरह करता हूँ। सीजन 2 काम चलता है, कभी अगर सीजन में काम चला तो 5 को 4 को काम मिला। अगर एक काम में मेरा मतलब 1000 रुपया, किसी में 2000, किसी में 500, इस तरह से कमाते हैं। तो 2 बच्चे को पढ़ाना और मतलब वो घर खर्ची चलाना अभी के डेट में सर कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सुना आपने सौरभजीत और करिश्मा को, प्यार हुआ और भरोसा एक दूसरे पर हुआ तो घर परिवार छोड़कर दोनों एक हो गए। लेकिन अब सब हालात सामान्य हैं, परिवार से भी जुड़ाव है। लेकिन मलाल इन्हें एक यही है कि बिहार में दिव्यांगों को लेकर के संवेदनशीलता नहीं है। ईड विभाग के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।